मुसलमान ने जिसका साथ दिया ना वो ब्लाइंडली साथ दिया है। हमेशा से कोई पार्टी हो सब उसका झंडा लेके अगर सबसे पहला भागा है तो मुसलमान भागा है। क्राउड कोई भी देख लो, सबसे ज्यादा उस क्राउड में कोई होगा तो मुसलमान ही होगा। लेकिन मुसलमान को रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है। मालेगांव, भिवंडी और ये गोवंडी, इनके हालात देखिए आप। हमने चुन के तो मुसलमान ही लीडर दिए ना सब जगह। अगर आप देखेंगे ये तीनों जिले में आप जाइए, मुमरा भी ले लिया, इंक्लूड कर लिया मुस्लिम इलाका, मुमरा में जाइए, सबसे ज्यादा नशा इसी इलाके में मिल रहा है। मुसलमानी इलाकों में सबसे ज्यादा नशा का पदार्थ मिलता कैसा है? मेरी पूरी जिंदगी नवी मुंबई में गई हुई है। मैं तो 10वीं तक तो मुझे पता नहीं था मोहर्रम का ताजिया क्या है। मैं तो 10वीं तक सोचता था गणपति पापा ही हमारे ताजिया है। वो तो मेरे को 10वीं के बाद पता चला कि मोहर्रम अलग है और ताजिया अलग है करके। हमारे पेरेंट्स ने हमको हिंदू मुसलमान तक नहीं बताया कभी। नेहमी हा प्रश्न पडतो की आज भारतात मुसलमानांचा किंवा मुस्लिम समाजासाठी एक स्ट्रॉंग लिडरशिप तशी नाही दिसत की एखादा नेता बघावा की हा फ्युचर आहे आपला, तर अशी लिडरशिप का उभी राहत नाही या समाजातून? देखिए, अब वापस इस पे हम जाते हैं 75 ईयर्स बिफोर। जो 75 साल पहले जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, जब मुसलमान की गवर्नमेंट में 20% की हिस्सेदारी थी, 20% की, आज वो 1% की हो गई। अब लोगों का कहना है कि कुछ गवर्नमेंट है जो मुसलमान के विरोध में है, उस गवर्नमेंट की वजह से मुसलमानों को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी जो भी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब समझदार है, आपके व्यूवर्स भी किस पे तरफ बोल रहे हैं, लेकिन वो पार्टी तो अभी 8-10 साल हुई है। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा राज कौन सी सेकुलरिज्म के नाम पे किया है, तो मुसलमान की हिस्सेदारी जो गवर्नमेंट में कम हुई है वो सेकुलरिज्म के नाम पे कम हुई है। हमको कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराया गया है, एक डरा के वोट मांगा है, एक बचाने के नाम से वोट मांगा है। जो बचाने के नाम से वोट मांगा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक निकला, क्योंकि उसी ने मुसलमान को सबसे ज्यादा खत्म किया है। 20% से 1% पे लाके छोड़ दिया है। आज एक पार्टी की तरफ मुसलमान को सबने लाके खड़ा कर दिया मुसलमान के अगेंस्ट में। ऐसा नहीं है। आज महाराष्ट्र में भी कम से कम 30 सीट है जिसमें मुस्लिम आमदार आ सकता है। 30 सीट पे मुस्लिम आमदार जीत के आ सकता है, एमएलए आ सकता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से 6-7 आमदार है मुसलमान महाराष्ट्र में। लेकिन 6-7 में से आप 5 आमदार देखेंगे वो मुसलमान है करके नहीं आ रहे, वो उनकी पॉपुलैरिटी पे उनके नाम से आ रहे हैं, उनका काम है। और उनको कहीं ना कहीं कुछ आमदार मुसलमान है जिसको हिंदू समाज ही चुन के लेके आ रहा है। सब 5-7 आमदार है। लेकिन जो सेकुलरिज्म के नाम की जो पार्टी है, जो हमेशा से बोला हम सेकुलर है, विचारधारा है, मुसलमान को लेके चलते हैं, तो मुसलमानों को आप टिकट नहीं दोगे तो मुसलमान चुन के कैसे आएगा? मुसलमानों को आप टिकट दीजिए ना, हम लोग टिकट ही नहीं देते। जब टिकट नहीं देते वो चुन के नहीं आएगा, फिर वो अपनी समाज की बात नहीं कर पाएगा। तो समाज की बात करने के लिए कोई ना कोई तो पार्लियामेंट में होना, हाउस में होना पड़ेगा ना, मेरे डिमांड मानने के लिए। आज कोई नहीं है। आज हम पूरी तरह से आइसोलेटेड, हम कहीं ना कहीं हमको खत्म कर दिया गया सिस्टमेटिक से। और कोई एक गवर्नमेंट पे उसका एक पार्टी पे हम इल्जाम नहीं लगा सकते। ये सारी आज 75 साल में हर पार्टियों की जिम्मेदारी है। और अभी मैं जाके बोलता हूँ कि अब आने वाले वक्त में मुसलमान समझदार हो गया है, वो कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप जरूर क्रिएट करेगा। और वो लीडर आगे जाके इस समाज का भला करेगा। वरना ये पुरानी लीडरशिप ने भी हमको खत्म ही किया है चीजों को लेकर। तुम्ही कोणाला बघताय आजच्या राजकारणात जो येत्या काळात म्हणजे नियर फ्युचर मध्ये मुसलमानांसाठी काहीतरी भरभक्कम कामगिरी करेल? देखिए, असं नाही की सत्तेतच, ओव्हरऑल इंडिया नहीं, मैं आपको क्लियर कट बात बताता हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मुसलमान ने जिसका साथ दिया ना वो ब्लाइंडली साथ दिया है। और हमेशा से कोई पार्टी हो सब उसका झंडा लेके अगर सबसे पहला भागा है तो मुसलमान भागा है। क्राउड कोई भी देख लो, सबसे ज्यादा उस क्राउड में कोई होगा तो मुसलमान ही होगा। लेकिन मुसलमान को रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है। कई पार्टियों ने अल्पसंख्यक
सेल खोल के रखा है, अल्पसंख्यक सेल है, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंट किया हूं, मैं महाराष्ट्र में निरक्षरता, लेकिन कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक हर सेल को एक कैबिन मिलती है बैठने के लिए। अल्पसंख्यक समाज को कभी कैबिन तक नहीं मिली पार्टी ऑफिस में, उसको एक रिस्पेक्ट भी नहीं मिला। सिर्फ मुसलमान याद वोट टाइम पे ही आता है, वोटिंग और क्राउड जमा करने के लिए आता है। मुसलमान को कोई अपनाना नहीं चाहता है, उसको एक मतलब एक हम मंदिर और मस्जिद के पास तो कोई मांगने वाला आता है ना, उसको झूठा प्यार दिखाते, वैसा झूठा प्यार मुसलमान को दिखा के हाथ घुमाते सर पे। उसको हकीकत में कोई चेंज करना नहीं चाहता। मुसलमान को चेंज किया तो फिर सबकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी ना। मुसलमान बदल गया तो लोग चाहते नहीं है मुसलमान बदले। सेक्युलरिझमचा अर्थ काय मग? सेक्युलरिज्म मुसलमान को बेवकूफ बनाने का इसका मतलब ये है कि मुसलमान बदले। आप देखेंगे रिसेंटली जो पॉलिटिक्स हुई है, महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान में हो, सब चुन के किसी चिन्ह पे आते हैं, किसी पार्टी पे आते हैं और बाद में जाके वो चेंजेस हो जाती है। सेक्युलरिज्म और विचारधारा हर किसी ने बदला है और मुसलमान नहीं बदल सकता है। अगर मुसलमान ने सोचा, अभी जैसा मैं गया हूं अजीत दादा के साथ और अजीत दादा ने बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा अजीत दादा जो गए हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पे गए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2.5 साल की महाविकास आघाड़ी थी। अब जब सेक्युलरिज्म के नाम पे थी तो वो सेक्युलरिज्म पार्टी किधर है? उद्धव ठाकरे के साथ जब हमने हाथ मिलाया तो उद्धव ठाकरे ने तो आज तक कभी बोला नहीं मेरे मुसलमान भाई और बहनों, उनकी एक भी स्पीच में नहीं है। उन्होंने खुलकर क्रेडिट लिए दंगे की या कुछ चीजें, ये हमने करवाया, ये हमने किया है। बीजेपी भी नहीं मानी वो चीजों को लेकर। तो जब सत्ता के लिए अगर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, सेक्युलरिज्म नहीं है, उद्धव ठाकरे को शिवसेना को अपना सकते हैं, तो बीजेपी को व्हाई नॉट फॉर बीजेपी के साथ अजीत दादा के डेवलपमेंट में। अब आप एक चीज देखेंगे, 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने में अजीत दादा ने मुसलमानों के साथ उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया 7-8 महीने में, बहुत कम टाइम में। मौलाना आजाद में 500 करोड़ रुपया फंडिंग लेके आया। आज तक इतना बड़ा फंड किसी भी नेता ने नहीं लेके आया। मुसलमान समाज के लिए अजीत दादा ने ये फंड 500 करोड़ लाया। उर्दू मीडियम का अपग्रेडेशन करवा दिया। मदरसा में 10 लाख रुपया किया। हालांकि बहुत से लोगों का ये है, काफी लोगों के मदरसा बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपया उस मदरसा को देकर उसको अपग्रेडेशन भी करवाया कि मॉडर्न एजुकेशन भी लाया जाए। और ये मुसलमान के लिए काम किया ना। अगर कोई नेता मुसलमान के लिए काम करता है तो मुसलमान का भी फर्ज बनता है उसके साथ खड़े रहने को। हम ही सिर्फ सेक्युलरिज्म और विचारधारा दिखाया। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, नितिन गडकरी साहब का। नितिन गडकरी साहब जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए बीजेपी के हैं, लेकिन मैं अभी नागपुर गया था असेंबली में, मैं ताजबाग गया, ताजुद्दीन बाबा के यहाँ। ताजुद्दीन बाबा का जो मेकओवर हुआ, जो दरगाह जो बनी है, वो अजमेर शरीफ भी नहीं बनी है। मुसलमान की सबसे बड़ी दरगाह जो है वो इधर अजमेर में है, वो भी उतनी प्यारी नहीं बनी है जितना ताजुद्दीन बाबा को इतना ब्रिलियंट बनाया है। 500 बेड का हॉस्पिटल का फंड पास करवाया है। तो कौन किया? एक आरएसएस का हिंदू लीडर। तो अगर एक लीडर भले कोई भी पार्टी का हो, कोई भी सोच का हो, अगर तुम मुसलमान समाज के लिए इतना करता है तो मुसलमान का भी काम बनता है कि अगर तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा है तो उसी को वोट दो, उसी को चुन के लाओ। मुसलमान को भी ये नहीं सोचना पड़ेगा अभी कि ये सेक्युलरिज्म है, इसकी विचारधारा क्या है, समाज के लिए काम कर रहा है। जैसा मैंने इस इंटरव्यू की स्टार्टिंग में आपको बोला, मालेगांव, भिवंडी और ये गोवंडी, इनके हालात देखिए आप। कौन से, अभी तो हमने चुन के तो मुसलमानी लीडर दिए ना सब जगह, क्यों नहीं मेक ओवर किया? अगर आप देखेंगे ये तीनों जिले में आप जाइए, मुमरा भी ले लिए, इंक्लूड कर लिए मुस्लिम इलाका, मुमरा में जाइए, सबसे ज्यादा नशा इसी इलाके में मिल रहा है। अगर नशा एक आमदार चाहे तो नहीं रोक सकते है क्या? वर्षानुवर्ष तीच परिस्थिती आहे, कधी बदललंच नाहीये हे। एक आमदार के हाथ में नहीं है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसको रोके। और जब इलेक्शन में आता तो फिर आमदार ही चिल्लाता है मेरे यहाँ नशा बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। आमदार का काम है ना उनको रोकने के लिए। मुसलमानी इलाकों में सबसे ज्यादा नशा का पदार्थ मिलता कैसा है? मेरा ये क्वेश्चन है हर मुस्लिम इलाके में, जिले से जो आमदार है, कि तुम्हारे इलाके में नशे का पदार्थ मिलता कैसा है, कहां से आता है और क्यों सिर्फ मुस्लिम इलाके में आ रहा है?
क्योंकि सिस्टमेटिकली मुस्लिम बच्चों को नशे में डालना है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, कहीं ना कहीं मुस्लिम इलाके में इलीगल बिल्डिंग बनाई जा रही है। आप मुंब्रा में देख लीजिए, बिल्डिंग गिरी थी आज से कुछ 8-10 साल हो गए, काफी लोग एक साथ मर गए थे, इलीगल बिल्डिंग गिरी हुई थी। कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी, सबने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इलीगल बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुंब्रा में उस बिल्डिंग गिरने के बाद इलीगल बिल्डिंग बनना बंद हुई है क्या? और क्या वहां के आमदार है, कॉर्पोरेटर जो भी है, कि उनको पता नहीं है इलीगल बिल्डिंग बन रही है? किसका हाथ होता है इस इलीगल बिल्डिंग में बनने का? और उस इलीगल बिल्डिंग में गरीब आदमी अपनी मेहनत के पैसे से वो घर खरीदता है, और लास्ट कभी गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला, बिल्डिंग तोड़ दिया, तो वो तो रास्ते पे आ गया। तो कौन मुसलमानों को इस तकलीफ में डाल रहा है इलीगल बिल्डिंग बना? एक तो नशा दे रहे हो आप मुसलमानों को, इलीगल बिल्डिंग दे रहे हो, और फिर एजुकेशन कुछ नहीं दे रहे हो, और फिर आप झूठा नारा लगा रहे हो कि मुसलमान को 5% आरक्षण मिलना चाहिए। अरे 2.5 साल में आपने क्यों नहीं दिया? फिर उसके बाद अगर अजीत दादा जैसा लीडर, अजीत दादा अगर मुसलमान के लिए बोलता मैं खड़ा हूं, मुसलमानों के लिए मैं सब कुछ करने तैयार हूं, तो मुसलमान को उसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर ये सेकुलरिज्म का नाम क्यों आ जाता है बीच में, सेकुलर भी जाता रहा? तो कहीं ना कहीं मेरा हर मुसलमानों से एक ही है, पहली बात तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाओ, नहीं है तो उस लीडर को वोट दो जो तुम्हारी समाज का मदद कर सके, तुम्हारी समाज को आगे ले जाए, तुम्हारे आने वाले नस्ल पॉपुलेशन को वो एजुकेटेड करे। सिर्फ तुमको झूठा वादा देकर नशे में डालकर इलीगल बिल्डिंग में देने वाला आमदार नहीं चाहिए, ये मेरा बोलना है। तुम्ही 3 सूत्रांवर बोलत होतात आधीपासून, शिक्षा, रक्षा आणि आरक्षण. आपण शिक्षा आणि आरक्षणाबद्दल बोललो. सुरक्षा हा जो प्रश्न आहे मुसलमानांच्या बाबतीत, काय त्यावर तुमचं असं म्हणणं होतं की मॉब लिंचिंगचा कायदा यावा किंवा तो आणखी कठोर व्हावा असलेला कायदा? अभी देखो कैसा, मॉब लिंचिंग जो है ये हर समाज में, जैसे मुसलमान में भी कुछ लोग हैं जो कि चाहते कि समाज मिलजुल के नहीं रहे, वैसे दूसरे समाज में भी लोग हैं कि वो कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेकर, कोई भगवान नहीं चाहता कि उसके नाम पे लोगों को मारा जाए। हमने तो कभी नहीं देखा, मेरी पूरी जिंदगी नवी मुंबई में गई हुई है, मैं तो 10वीं तक तो मुझे पता नहीं था मोहर्रम का ताजिया क्या है। मैं तो 10वीं तक सोचता था गणपति पापा ही हमारे ताजिया है, वो तो मेरे को 10वीं के बाद पता चला कि मोहर्रम अलग है और ताजिया अलग है करके। हमारे पेरेंट्स ने हमको हिंदू मुसलमान तक नहीं बताया कभी। तो कहीं ना कहीं ये भगवान का नाम लेकर, तो वो आदर तो भगवान का है। हम आप एक धर्म के मजहब पे हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो मेरे मजहब की कैसे करेंगे? आदर तो है भगवान के, लेकिन भगवान का नाम लेकर किसी निहत्थ को मारना मेरे लिए ये बहुत गलत है। इस पे कानून जरूर बननी चाहिए, और मॉब लंचिंग का स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए। कौन सा भगवान बोलता है मेरा नाम लेकर एक निहत्थ को मारो? किस तरीके से मार रहे? मतलब ये कहीं ना कहीं नफरत जो फैलाया जा रहा है समाज में, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं फैलाया जा रहा है। जो मारने वाला मुसलमान को मार रहा है, कल वो अपने माँ बाप के साथ भी वही चीजें करेगा, अपनी बहन के साथ, अपने फैमिली के साथ भी करेगा। तो कहीं ना कहीं उस समाज को भी वो नुकसान है। तो ये जो लोग भगवान का नाम लेकर हिंसा कर रहे हैं, उनको रोकना होगा। कहीं ना कहीं मुसलमान की बात कर रहे, मुसलमान मुझे ऐसा लग रहा है एजुकेशन की डिमांड कर रहा है, और मेन जो समाज है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जाने की बात कर रहा है, मारने को, मारो, गोली मारो, ये मारो। तो अब समझना है, मुसलमान समाज जाग गया, बाकी समाज सोने पे तो नहीं आ रहा है। तो गलत है ना, हमारे को मिलकर दूसरे देशों का सामना करना है, हमारा हिंदुस्तान को आगे लेके जाने जाना है, और हमारे एक साथ मिलने पे ही हमारी वैल्यूएशन बढ़ती है। तुम्ही सोशल मीडियावर खूप ऍक्टिव्ह आहात. त्यात सोशल मीडियाची असा एक प्रकार झालाय की कुठलीही पोस्ट टाका, इरिलेव्हंट असेल, पॉलिटिकल नसेल, तरी त्यावर ट्रोलिंग कमेंट्स किंवा तो हेट्रेड जो आहे तो सगळा त्या कमेंट्स मधून आणि उगीच चिथावणीखोर काहीतरी लिहायचं आणि मग त्यातून वाद वाढवायचा. तर सोशल मीडिया या सगळ्यात तेल घालण्याचं काम करते का? जो हेट्रेड जो हवेत हळूहळू पसरतोय त्यात तेल घालायचं काम सोशल मीडिया करते?
टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, सोशल मीडिया की भी एक एडवांटेज है कि वो मैं यहाँ बैठ के पूरे इंडिया में दिख सकूं, और एक डिसएडवांटेज भी है। अब उसको किस तरीके से हम देखते हैं, लेकिन ये बहुत हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया की। टॉपिक ये है कि एक बंदे ने समाज के बारे में उल्टा सीधा लिखा और 10 जन ने उसको शेयर किया, उस पर एक्शन हो रहा है। लेकिन अगेन मैं बोलता हूँ, ये एक ही समाज को टारगेट क्यों होता है? कोई एक समाज का बंदा खड़े रह के बोलता है कि घर में घुस के मारेंगे, घर में जाएंगे, तो ये गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी ना। बाबा साहब के संविधान के साथ चलेगा हिंदुस्तान, ये संविधान से चल रहा है ना। तो फिर अगर एक्शन भी होना चाहिए तो फिर सब पे होना चाहिए। जिसने एक बच्चे, अभी कुछ ऐसा हुआ है, मैं स्पेशली सबको ये बोलना चाहता हूं कि इनसेंसिटिव कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको आप शेयर ना करें, उस बारे में बात नहीं करें, क्योंकि ये चीज आपको तकलीफ में डाल सकती है। आपको गुस्सा आता होगा, घर में बैठिए, आप अभी ना समझो, कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप का सहारा हो, आप ऐसे पोस्ट को शेयर करते हो, वो आपकी माँ बाप की तकलीफ बढ़ाती है। अगर आपको किसी गलत का जवाब देना है तो आप एजुकेशन से दोगे, पढ़ाई से दोगे, और हमारा कोर्ट का सिस्टम है आज कहीं ना कहीं, फोर्थ पिलर भी है हमारा, तो वहां जाइए आप, वहां उस दर का दरवाजा, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। इस तरीके का एक्शन नहीं लीजिए और किसी धर्म के बारे में उल्टा नहीं बात किया जाए। तो ये मैं आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को बोलना चाहता हूँ। 22 जानेवारीला आता जेव्हा देश पूर्ण उत्सव मानवत होता, तेव्हा मीरा भाईंदरमध्ये थोडंसं त्या उत्सवाला गालबोट लागलं। नंतर तुम्ही स्वतः जाऊन ते सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेतला होता। काय तुमच्या लक्षात आलं होतं तुम्ही तिथे गेलात तेव्हा, आणि काय त्यात पुढे काय डेव्हलपमेंट झाली आहे सध्या? नहीं, वो जो घटना हुई वो बहुत गलत हुई। चाहे कोई भी समाज हो, मुसलमान के समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग ने भी जो किया वो गलत किया। जो गाड़ी पे जो हुआ वो मैं उसको गलत मानता हूँ और गलत चीज थी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये हुआ क्यों? मैंने आईओ ऑफिसर से जाके वहाँ बात किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे। हालांकि मैं गया था मिलने के लिए सीनियर से, सीनियर मिल नहीं पाए मुझे वो टाइम पर, और फिर सीपी साहब भी नहीं मिल पाए। तो मैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से गया, मैंने उनसे बात किया रीजन क्या है। तो उन्होंने बोला नया नगर में काफी कैमरा लगाया हुआ है हमने। तो नया नगर ऐसा है कि जिधर सबसे ज्यादा कैमरा है, उसके आधार पे हमने सीसीटीवी के आधार पे, सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी के आधार पे हमने एक इमेज निकाला जिसमें एक समाज दूसरे समाज के लोगों को मार रहा था, ऐसा उनका बोलना है, मारते हुए। और कुछ चीजें हमने भी देखी है जो गलत हुई है, जो गाड़ी की कांच तोड़ी है, जो मारामारी हुई है, वो गलत है। मैंने सब कुछ सुना। फिर मैंने उनसे एक चीज कहा, आपने वो जो सीसीटीवी कैमरा था उसको एक आधा घंटे पहले आपने रिवाइंड करके देखा क्या? तो उन्होंने बोला अभी देखा नहीं, हमने जो एविडेंस है उस पर लिया। तो मैंने बोला उनको, आप आधा घंटे पहले उसको रिवाइंड करके देखिए ना, वो आधा घंटे पहले ऐसी क्या घटना हुई है जिस पे ये रिएक्शन हुआ। क्योंकि मुझे जहां तक न्यूज मिली है, जहां तक खबर मिली है, जहां तक वहां के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि रात के 10 साढ़े 10 बजे एक अप्रोक्सीमेटली यही कोई टाइम होगा, इस टाइम पे कुछ बाइक रैली निकलती है। बाइक रैली निकलने के बाद एक धर्म स्थल के सामने खड़े रह के क्रैकर बजाना और नारे लगाना, एक समाज को प्रोवोक करना। तो प्रोवोक करने के बाद बच्चे लोग, बाकी के जो बच्चे लोग थे, जो उन्होंने ये एक्शन किया। तो मेरा आयो से यही था कि ये कई एक्शन पे तो रिएक्शन नहीं था, जो रिएक्शन था उस पे तो एक्शन नहीं हुआ। जो रिएक्शन बच्चों लोग ने किया, नारे लगाया, फटाखे फोड़े, जो चिल्लम चिल्ली किया, उसके रिएक्शन पे ही एक्शन हुआ है। तो अगर आप कानूनी कार्रवाई एक समाज पे करते हो तो दूसरे समाज पे क्यों नहीं? क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था उनसे कि रात के 10 बजे के टाइम पे रैली का परमिशन किसने दिया? रैली का परमिशन कौन दिया? तो उन्होंने कहा हमने रैली नहीं दिया, और फिर सपाटा करने निकले थे, घूमने फिरने निकले थे। तो घूमने फिरने के लिए 4 और 5 आदमी निकलते, 15 गाड़ियां बाइक पे झंडे लगा के नारे लगाते हुए जाती। तो रामलला का ओपनिंग थी मंदिर की,
तो पुलिस को पता था लॉ एंड ऑर्डर पे होगा, तो हर जगह पे जितने धर्म स्थल थे वहां सब पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी फेलियर दिखती है ना ये चीज में। एक धर्म स्थल के पास तो उन्होंने उधर बंदोबस्त नहीं किया था क्या? वो तो सबको पता था कि कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसे नारे लग सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी और अपनी जिम्मेदारी छुपाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के नाम पर एक एफआईआर वन तरफा कर दिया। मुझे ऐसा है कि अगर गलत हो तो दोनों कम्युनिटी गलत होगी, दोनों पे करिए। अब ये चीज हुई उस दिन का 21 तारीख की रात की बात है, 21 तारीख को। 22 को इतना होने के बाद जब पुलिस को पता है 22 को, तो 22 को एक बाहर के नेताओं को बुला के वहां इस तरीके के नारे लगाना जो कि दो समाज में और दुश्मनी पैदा करती है, उसकी परमिशन कितने दी? क्या उस रैली को परमिशन दी? ये बात जब मैंने वो 21 तारीख को अजीत दादा के पास एक डेलीगेशन लेके गया और मैंने कहा कि जो भी समाज गलत हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या जो भी हो, जो भी गलत है, जो भी समाज का नुकसान पहुंचाता है, उस पर एक्शन होना चाहिए। ये एक्शन पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कोई समाज को, लेकिन दोनों तरफा होना चाहिए। फिर उसी दिन दूसरे दिन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की दुकानें तोड़ी जाती है, इलीगल है बोल के। तो वो इलीगल तो कल 2 दिन में तो नहीं बनी ना, वो इलीगल तो काफी टाइम हुआ। तो ये समाज को, ये सबको, दुनिया को ये मैसेज क्या देना चाह रहे थे कि हमने दुकान तोड़ी करके? अब दुकान 7 दुकान तोड़ी तो 8वीं दुकान किसकी थी? 8वीं दुकान भी इलीगल थी ना, उसको क्यों नहीं तोड़ा फिर? तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरफा दिख रहा था गवर्नमेंट का कि एक तरफा एक्शन था। तो वो उस वजह से मैंने फिर बाद में सीपी साहब से मिलने की कोशिश किया और मिला भी, और मैंने बोला कि जो भी कल्प्रिट हो गया उन पे एक्शन लीजिए। एक बंदूक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, एक बंदूक ऐसी लहरा रहा था, गन लहरा रहा था। बाद में सीपी साहब ने बोला वो लाइटर है। भले लाइटर हो, लेकिन सामने वाले को तो डराने के लिए कर रहा है, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। फिर तलवार लटका जाए तो वो बोले हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रहा है। तो इसमें ज्यूरिडिक्शन को क्या है? कोई बाहर दूसरी जगह ट्विटर पे कुछ लिखता है तो किधर की भी पुलिस एफआईआर ले सकती है। तो एक समाज को बचाने के लिए आप ऐसे सब चीजें कर रहे हो। फिर बाद में जिस दिन वो एक लीडर आने के बाद मारपीट हुई तो एफआईआर हुए दूसरे भी समाज पे, लेकिन छोटे मोटे। जो 21 तारीख को वो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर दुश्मनी हो तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकती है। जाने अनजाने में कोई आता है, मारा मारी हो, तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर कैसा लगेगा? तुम आके भड़का ये किए। अटेम्प्ट टू मर्डर किस चीज पे लगाया गया? तो कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग मैसेज दिया गया है उधर से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक समाज को टारगेट करने का काम किया गया है, जो कि रॉन्ग मैसेज जाता है, ये होना नहीं चाहिए। इस वजह, और हालांकि बाद में फिर अजीत दादा ने भी फोन किया, उसके बाद आज वहाँ की सिचुएशन अच्छी है, शांतिपूर्वक है, कोई झगड़ा नहीं है वहाँ। और मेरा रोड की हिस्ट्री है, 92 के राइट्स में भी वहां झगड़े नहीं हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 92 राइट्स में पूरा महाराष्ट्र में झगड़े हुए, पूरे हिंदुस्तान में मीरा रोड में 2 धर्म के लोग मिलके रहे, और आप जाके वहां झगड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है ना। एक रिप्रेजेंट इलेक्टेड एमएलए बोलता है आके कि ये एक समुदाय के लोगों को आप अरेस्ट करो, एफआईआर करो, वरना मैं आपके चौकी पे आके धरना दूंगा। तो भाई मैं भी ये बोल सकता हूँ ना कि आप उधर से कुछ दूसरे समुदाय के लोगों को अरेस्ट करो, वरना मैं आके बैठूंगा चौकी पे। तो ये सिस्टम को ब्लैकमेलिंग करके आप अरेस्ट कराओगे क्या? संविधान जो है उस पे ही होना चाहिए। और अगर इस पर सही न्याय नहीं हुआ तो हाई कोर्ट है, कोर्ट है हमारे पास, न्यायपालिका है, न्याय के दरवाजे पे जाएंगे हम। और ये चीज गलत ही हुई है, जहां तक मेरा मानना है कि एक धर्म को टारगेट करना गलत है। ये जो भी हुई सिचुएशन हुई है वो रिएक्शन पे एक्शन है। किसी ने रिएक्ट किया, उस पे एक्शन हो गई है। तो ये 307 नहीं लगती है, अटेम्प्ट टू मर्डर तो बिल्कुल नहीं लगती है। पुलिस कमिश्नर को, सीपी को मैंने एक सवाल दिया है कि मेरे को ये 10 चीज बताइए, इसमें से आपने क्या किया और ये सच में है क्या, ऐसा मेरा शक है। कहीं ना कहीं वो लोग भी मानते हैं इंटरनल चीज है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर पे आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? नाम तो कहीं ना कहीं मेरे हिंदुस्तान का बदनाम हो रहा है। आज संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, दुनिया इस पे बोलती है कि ये सब धर्म को लेके चलने वाला एक ही देश है, वो हिंदुस्तान है। फिर एक माइनॉरिटी में तो उसको आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते ना।
गलत हो गए। जैसा अभी रायगढ़ में कुछ बच्चों ने मुस्लिम समाज के बच्चों ने कुछ किसी ने आपत्तिजनक पोस्ट किया और 8 बच्चे ने उसको शेयर किया, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल, उनको अरेस्ट हुए अभी। बाप रे। तो ये नहीं होना चाहिए ना, एक दूसरे को भड़का कर वो बच्चों की तो जिंदगी उनके नाम पे तो लग गया, क्रिमिनल का नाम आ गया। हीट ऑफ द मोमेंट ये किए जात धर्म के नाम पे, लेकिन वो जिंदगी भर वो बच्चा भी क्रिमिनल बन के रहेगा। तो ये तो बात एक मुसलमान समाज के लोगों को भी समझनी होगी और हिंदुओं को भी समझनी होगी। तो मीरा रोड में जो भी हुआ, जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक तरफा दिख रहा है। फिर भी अभी तक इंक्वायरी नहीं है हुई है प्रॉपरली। मैं गवर्नमेंट से यही डिमांड करता हूँ कि इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाए और उस पर इंक्वायरी करवाए, सच्चाई मालूम पड़ेगी किसने किसने किया। एक ट्विटर पे एक नेता बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, वो बोलते चलो मीरा रोड घर में घुस के मारेंगे। अरे कुत्ते का बच्चा थोड़ी है कि तुम घर में घुस के मारोगे। फिर तुम ऐसी जब स्टेटमेंट दोगे तो दूसरा समाज भी होगा ना। नेवर एंडिंग होना। दिस इज नेवर एंडिंग ना। यू आर स्पॉइलिंग अवर कंट्री। मतलब उन लोग कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को खराब कर रहे हैं और हर कोई अपने आप को बाला साहब ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक ही बाला साहब ठाकरे, तो दूसरा बन नहीं पाएगा। अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने सच बोला है। बाला साहब ठाकरे ने, उन्होंने जो बोल के गए, जो चीज किया, उन्होंने बोले हिंदुस्तानी मुसलमान से मुझे प्यार है, मुझे नफरत पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले मुसलमान से। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान से नफरत नहीं किया था बाला साहब ठाकरे। अभी हर कोई उनकी कॉपी करके डुप्लीकेट बनने जा रहे हैं। तो डुप्लीकेट ही होगा, ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे ही है और वही रहेंगे, दूसरा नहीं बन सकता यार। शेवटाकडे येते, हे वर्ष निवडणुकांचं आहे 2024. निवडणुकांमध्ये मुस्लिम वोट किती इन्फ्लुएन्स करू शकतं, किती इम्पॅक्ट करू शकतं, किंवा निवडणुकांचे निकाल मुसलमानांना कसे इम्पॅक्ट करू शकतात, दोन्ही बाजूंनी? देखो, मुसलमान आज के तारीख में किसी को जिता नहीं सकता है। जिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों को, लेकिन मुसलमान हरा सबको सकता है। मुस्लिम को हराने की ताकत है कि मुसलमान ने अपने वोट काट दिए तो वो पार्टी का बंदा गिर गया। क्योंकि आज तक मुसलमानों को जितनों ने बेवकूफ बनाया, आज जो पार्टी हरी हुई है, जो इतनी स्ट्रगल करी आने को, कहीं ना कहीं उसने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। 60-65 साल सेकुलर के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ बनाया और पिछले 8-10 साल से मुसलमान भी समझ चुकी है चीजों को और वो डेवलपमेंट को वोट देना चाहती। जो भी लीडर डेवलपमेंट करे, कहीं ना कहीं चीजें डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ेगी, चाहे कितना भी हेट्रेट हो जाए चीजों को। जैसा अभी मैं नावा शिवा सी लिंक की बात करता हूं, अब ये रिकॉर्ड टाइम पर रेडी हुआ है और फंड भी एक्स्ट्रा नहीं गया है। वर्ली सी लिंक देखिए, इसका आधे का भी आधा है। उसका फंड जो बोला गया था उससे 5 गुना बढ़ा दिया, टाइम फ्रेम बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं करप्शन था ना चीजों को लेकर। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनता है और रिकॉर्ड टाइम पे बनता है तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान क्या करना है। और रही बात, ऐसा है आज हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये वर्ड निकाल दो, इलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। कोई ये इलेक्शन तो इसी के नाम पे होता है। मुसलमान कितना स्ट्रांग है इस पे आप समझ जाइए। बिना मुसलमान के नाम से हिंदुस्तान में गवर्नमेंट नहीं बन सकती, इतना स्ट्रांग है मुसलमान। है तो 18%, 14 से 18% है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया तो गवर्नमेंट ही नहीं बनती। तो इतना स्ट्रांग भी है, कमजोर भी है, 14% पे 18% पे है करके, लेकिन इतना स्ट्रांग है कि मेजॉरिटी लोगों को मुसलमान का नाम लेके गवर्नमेंट में आना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन हो तो एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान, ये नारा हुआ करता था, वो नारा घूम गया है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमसे क्या कंसर्न है। अभी एक प्रोएक्टिव स्टेटमेंट दिया था किसी ने, मुझे ही दिया था कि जाओ तुम्हारे पाकिस्तान में, तुम्हारा वो पाकिस्तान वाला इधर नहीं चलेगा, माइनॉरिटी की आवाज नहीं चलेगी। अगर तुम्हारी माइनॉरिटी की आवाज यहाँ चलानी तो तुम पाकिस्तान जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुमको पाकिस्तान इतना पसंद है तो तुम पाकिस्तान जाओ,
मैं तो हिंदुस्तान का माइनॉरिटी हूँ, तुमको माइनॉरिटी की पॉलिसी पसंद है, तुम पाकिस्तान जाओ, वहां की बात करो। मेरे हिंदुस्तान में तो मैं तो इंडिया की बात करूंगा। तो बोलने का मतलब हर चीज में पाकिस्तान, लोगों को, हमको प्यार नहीं है पाकिस्तान से, कुछ लोगों को प्यार है पाकिस्तान से। और हिंदुस्तान की आजादी, मैं आपको बताऊं, मुसलमान का क्या इनपुट है इसमें? शहीदों का नाम देखिए हिंदुस्तान की आजादी में, सबसे ज्यादा शहीद अगर कोई है हिंदुस्तान में आजादी में नाम है तो मुसलमान का नाम है। शहीदों की टॉप लिस्ट पे मुसलमानों का नाम है, दूसरे बाद में सिख आते हैं, ये आते हैं, और सबने कलेक्टिवली हिंदुस्तान को आजाद किया है। और आज मुसलमान को हिंदुस्तानी होने का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन मांगता है? जिसकी आजादी में जीरो इनपुट थी, जो आजादी में था ही नहीं, वो हमको बोलता है तुम हिंदुस्तानी हो, सर्टिफिकेट दो। मुझे क्यों प्रूफ करना पड़ता है? मैं 7 विकेट लेता हूं तो हिंदुस्तानी होता हूं, एक कैच छोड़ता हूं तो पाकिस्तानी हो जाता हूं। आज भी मुझे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, सबसे पहले झंडा लेके देशभक्ति दिखाना है। मुझे मेरे हिंदुस्तान की सर्टिफिकेट क्यों कौन बांटेगा? मेरे अंदर है हिंदुस्तानी। मेरे अंदर ये है कि मेरे पास चॉइस था, मेरे फोर फादर के पास चॉइस था कंट्री चूज करने का। जो मुझे पाकिस्तानी बोलने की कोशिश करता है, उनके पास चॉइस नहीं थी, मेरे पास चॉइस था पाकिस्तान जाने का। लेकिन मेरे बुजुर्ग, मेरे जो बड़े थे, उनका खून है इस धरती में, इस मिट्टी में मेरे बुजुर्ग शहीद हुए हुए, हिंदुस्तान की आजादी में हमारे खून मिला हुआ है। तो हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हमने हमारा मुल्क छोड़ा नहीं है, तब आप क्यों छोड़ेंगे? आप क्यों पाकिस्तान के साथ जाएंगे? तो जो लोग पाकिस्तान बोलते हैं, उनको बार बार मुंह से पाकिस्तान निकलता है, दे शुड गो ना, उन लोग जाना चाहिए, हमको क्यों भेजते हैं बार बार? और कुछ भी चीज हुआ तो अब्दुल पंचर वाला, ये तो पैटर्न बना दिया है। जुबैर करके, वो जुबैर करके ट्विटर पे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो कहीं ना कहीं लोगों के पोल खोलते रहता है गलत फेक न्यूज की। अब उस आदमी को बोलते तू पंचर वाला है। अरे अगर पंचर वाला, एक तो पहली बात तो पंचर वाला भी स्वाभिमान से कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है ना। आपको ये फील होना उनका पंचर में कितनी मेहनत लगती पंचर बनाने में। मुसलमान काम कर रहा है तो दैट मीन्स वो मेहनत करके काम कर रहा है। और फिर भी आप चाहते हैं कि वो पंचर नहीं बनाए, तो पढ़ाओ, दो 5% एजुकेशन, वो IAS और IPS बनेंगे मुसलमान भी। क्योंकि सिस्टम ऐसा है, 10वीं तक मुसलमान और 12वीं तक हमारा ड्रॉप आउट ज्यादा नहीं, हमारा ड्रॉप आउट 12वीं के बाद है। 12वीं के बाद एजुकेशन हमारे जो मुस्लिम परिवार है वो अफोर्ड नहीं कर पा सकते हायर एजुकेशनों को, तो उस और घर की जिम्मेदारी वो बच्चों को रुका देती है, तो इसलिए वो आगे की क्लासेस जा नहीं पाते। तो हमको अब्दुल पंचर वाला नहीं बनना है, आपको नफरत है अब्दुल पंचर वाले नाम से, तो हमको IAS और IPS बनने के लिए 5% एजुकेशन दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। हाईकोर्ट ने भी दिया है, मराठा समाज ने को हमने कंधे से कंधा मिला के उनके आंदोलन में साथ दिया है। मराठा ने भी कहा कि हम मुसलमानों के साथ है। अभी तुमको जब तुम्हारा आरक्षण मिला है तो अभी तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि मुसलमान के साथ आए, हमारे 5% एज्युकेशन पे हमारा साथ दे। सर, तुम्ही खूप वेळ काढून आज आमच्याबरोबर गप्पा मारल्यात. आमची आठवण तुम्हाला नेहमी येत राहावी यासाठी आमच्याकडून एक थँक्यू. छोटीशी मेमरी आहे, मी ओपन करून. मराठी लाइफ, बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल को। मैं चाहता हूं कि आप तरक्की करें और ऐसे ही क्वेश्चन पूछिए और सब समाज को साथ में जोड़ने का काम करिए। वन साइडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज मीडिया ही सबसे बड़ी ताकत है जो समाज को जोड़ सकती है, और आज बहुत जरूरी है समाज को एक साथ लेके चलने के लिए। थैंक यू फॉर द गिफ्ट. थँक्यू सर. कोणत्याही गोष्टीचे अनेक पैलू असतात. हे सगळे पैलू, हे सगळे दृष्टिकोन आपल्या विचारात घेऊन मग आपलं मत बनवणं कधीही चांगलंच. त्यामुळे या एपिसोड मधून एक नवा प्रवाह, एक नवा पैलू, एक नवा दृष्टिकोन घेऊन येण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय. आजचा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल अशी मला अपेक्षा आहे, अशी माझी आशा आहे. आणि आवडला असेल तर नक्की तो लाईक करा, शेअर करा, त्यावर कमेंट्स करून मला आपलं मत कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण भेटू नवीन एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.